हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, इसमें कोर का क्या मतलब होता है, इसमें थ्रेड का क्या मतलब होता है, इनकी क्लॉक स्पीड क्या होती है और इसके अंदर कैश का क्या काम है, और हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा होता है, जैसे कि गेमिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, या फिर कोडिंग हो गई, या फिर घरेलू कामों के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि एक सीपीयू होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगता है, और ये कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए काम कुछ इस प्रकार है: प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करना, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को रन करना, और जो भी कैलकुलेशन की है उसे वापस मेमोरी में स्टोर करना। दो टाइप के आते हैं, एक केवल सीपीयू और एक सीपीयू विद जीपीयू। अगर केवल सीपीयू की बात करें, केवल सीपीयू हमारे कंप्यूटर में लगाते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड के पीसीआई स्लॉट में लगता है। और अगर हम सीपीयू विद जीपीयू खरीदते हैं, तब सीपीयू और जीपीयू दोनों सेम चिप में होते हैं। इनबिल्ड जीपीयू वाला सीपीयू हम तभी खरीदते हैं जब हमें बस छोटे मोटे टास्क करने हो, जैसे घर के काम हो गए, हल्के फुल्के ऑफिस वर्क हो गया। बाकी गेमिंग के लिए हम ये वाला सीपीयू रिकमेंड नहीं करते हैं। गेमिंग और हाई लेवल टास्क के लिए हमें इन दोनों को सेपरेट खरीदना ही बेहतर रहता है। सीपीयू में सबसे पहले अपन बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स क्या होते हैं और इनका क्या मकसद होता है। सबसे पहले कोर की बात करें तो ये सीपीयू के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और ये हर सीपीयू के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर सिंगल कोर प्रोसेसर की बात करें तो ये एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, सो इससे प्रोसेस काफी लिमिटेड हो जाती है। सो अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या कुछ हेवी काम कर रहे हैं तो हमें मल्टी कोर प्रोसेसर ही लेना चाहिए। इसी के साथ अगर अपन थ्रेड्स की बात करें, ये भी कोर ही होता है, पर कोर को वर्चुअली दो भागों में बांटने पर हमें थ्रेड मिलती है। अगर एक मोटे तौर पर देखें तो एक ही कोर एक टाइम पर दो काम एक साथ करता है, और ये सब सीपीयू की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड होता है कि इसके अंदर कितने कोर्स और कितने थ्रेड्स होने वाले हैं। चलो इसे एक पिक्चर के साथ समझते हैं। जैसे कि अगर कोई क्वाड कोर सीपीयू है तो इसके अंदर 4 कोर्स है, और एक कोर को दो भागों में बांटने पर हमें अलग अलग थ्रेड्स मिलती है। अगर हम किसी भी प्रोसेसर को देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा लिखा होता है कि 4 कोर और 8 थ्रेड्स, मतलब कुल 4 कोर है पर उनको वर्चुअली 8 भागों में बांटा गया है। इसी के साथ अगर अपन क्लॉक स्पीड की बात करें तो सीपीयू के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। इसका मतलब यह होता है कि सीपीयू पर सेकंड में कितने साइकिल्स कर रहा है। जैसे कि अपन बात करें कि हमारा सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज का है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये 2 बिलियन साइकिल्स पर सेकंड कर सकता है, और सीपीयू की साइकिल्स हमेशा गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगर इसका अपन एक एग्जांपल ले तो जैसे कि हमारा सीपीयू क्वाड कोर है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पर कोर 2 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। पर हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि एक कोर 2 गीगाहर्ट्ज जा सकता है तो मेरे पास 8 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू हो गया। अगर इस एग्जाम्पल को हम हमारी गाड़ी के हिसाब से समझे, जैसे कि हमारी एक गाड़ी है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते मेरे पास 4 कार है और इनकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि पर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर हो रही है और कोर भी इसी तरह काम करते हैं। और अगर अपन थ्रेड्स को भी इसी एग्जांपल समझे तो हम एक कार में 2 प्रोडक्ट एक साथ इधर उधर ले जा सकते हैं, और हम पॉइंट बी पर यह दिखा सकते हैं कि मैंने 2 गाड़ियां काम में ली, जबकि हम रियल में एक ही कोर को यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है सीपीयू की कैश मेमोरीज। सीपीयू की कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है, और ये काम में आता है तब जब अपन जैसे कि एक ही कोड को बार बार रन कर रहे हैं, और ये इसी कैश के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर ये टास्क सीपीयू के पास वापस आता है तो ये काफी फास्ट उस इंस्ट्रक्शन को काम में ले सकता है। इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस काफी फास्ट हो जाती है, क्योंकि इसे हर बार मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करना पड़ता इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर अपन कैश की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है: L1, L2 और L3। L1 जो कैश होता है यह सबसे छोटा और सीपीयू के सबसे नजदीक होता है। इसके अंदर सीपीयू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट जो काम में आने वाले हैं इंस्ट्रक्शन वही कॉपी करता है। इसके सेकंड नंबर पर आती है L2 कैश, जो भी सीपीयू के अंदर ही होता है, पर ये लेवल 1 से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है कंपेयर टू L1। और लास्ट अगर अपन बात करें L3 कैश की, तो ये L1 और L2 से काफ़ी बड़ा होता है, पर इनसे स्पीड के मामले में काफ़ी कम होता है। ये L1 और L2 के मुकाबले काफ़ी स्लो होता है, सो इसे सारे कोर्स शेयर करते हैं। चलो अपन इसे एक इमेज के द्वारा समझते हैं। जैसे कि L1 और L2 केस हर सीपीयू के कोर का पर्सनल होता है, बट L3 केस सारे कोर्स एक साथ शेयर करते हैं। अगर अपन इन 4 चीजों का ध्यान रख ले तो अपन कोई सा भी सीपीयू अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले अपन अपना प्रेफरेंस डिसाइड करते हैं, मुझे ये सीपीयू किस काम में लेना है। अगर अपन गेमिंग की बात करें तो 6 कोर सीपीयू काफी बेहतर चॉइस होती है हमारे लिए, और नॉर्मल टास्क जैसे घर हो गया या ऑफिस वर्क के लिए 2 कोर से 4 कोर सीपीयू काफी होता है। और अगर अपन इनकी क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3.5 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज गेमिंग के लिए काफ़ी
बेहतर चॉइस है, और बाकी अपन और ऊपर जा सकते हैं जैसा चाहिए वैसा। बाकी नॉर्मल टास्क और ऑफिस वर्क के लिए 2 GHz से 3 GHz काफी बेहतर चॉइस होती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर अपन बात करें AMD Ryzen 5600 की, बेस क्लॉक इसकी है 3.5 GHz। मतलब इसकी बेस क्लॉक मतलब 3.5 GHz तो ये आराम से कर ही लेगा, इसकी बेस क्लॉक है। और मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है इसकी 4.4 GHz, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमें। अगर इसके कोर्स की बात करें तो 6 कोर्स है इसके अंदर, मतलब 6 कोर और 12 थ्रेड्स। सो हमारे पास एक्चुअल 6 कोर्स है और वर्चुअली हमारे पास 12 कोर्स है एक हिसाब से देखें तो। अगर अपन इसके L1 केस की बात करें तो 384 KB है, जो कि काफी होता है पर कोर। और L2 केस की बात करें तो इसके अंदर 3 MB है। अगर अपन शेयर्ड केस की बात करें जो कि L3 केस है तो इसके अंदर 32 MB है, जो कि देखने में कम लग रहा है पर ये काफी होता है CPU के लिए। बाकी CPU सॉकेट हम अपने मदरबोर्ड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बाकी CPU को हम इतनी सी प्रॉपर्टीज के साथ अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX। ये काफी ओवरकिल है बट तो भी अपन देख ही लेते हैं इसको। सबसे पहले इसके CPU कोर, इसके अंदर 64 कोर्स है और 128 थ्रेड्स है। मतलब ये काफी ओवरकिल हो जाता है हमारे लिए, हमारे नॉर्मल टास्क और गेमिंग के लिए तो बना भी नहीं है। अगर इसके बेस क्लॉक की बात करें तो यह है 2.7 GHz, मतलब पर कोर 2.7 GHz तो जाएगा ही जाएगा। अगर अपन 2.7 GHz की बात 64 कोर्स के लिए करें तो ये काफी ज्यादा हो जाती है। और इसकी बूस्ट क्लॉक की बात करें तो ये है 4.5 GHz, जो कि बहुत ज्यादा होती है अगर अपन पर कोर की बात करें तो। अगर अपन L1 केस की बात करें उस CPU के अकॉर्डिंग तो इसका L1 केस ही 4 MB का है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। और इसका L2 केस 32 MB का है, जो कि उसके अंदर L3 केस था। अगर अपन इसके L3 केस की बात करें 256 MB। ओह माय गॉड, दिस इज टू मच। इन 4 चीज़ों से हम अपने लिए एक बेस्ट CPU डिसाइड कर सकते हैं। CPU को डिसाइड करने में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट अपन इन 4 बेसिक चीज़ों से हमारे लिए बेस्ट CPU कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए बस यही कुछ था, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, पीस।